नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों का। तो बढ़ते हैं आज के शो की तरफ, लेकिन सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक ने लॉन्च की अपनी सालाना वेल्थ रिपोर्ट। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के निवेश, पसंदीदा खर्च समेत रियल एस्टेट के आंकड़े किए जारी। सालाना ग्रोथ के मामले में दुनिया के टॉप शहरों में दुबई सबसे ऊपर, मुंबई का 37, बेंगलुरु 63, तो वहीं दिल्ली का 77वां स्थान। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में टॉप 3 पर मोनाको, हांगकांग और न्यूयॉर्क। रिपोर्ट की बारीक पहलुओं पर करेंगे चर्चा। मुंबई में लग्जरी घरों की बंपर बिक्री के चलते साल में 79% बढ़ी लग्जरी घरों की सेल, तो वहीं 8% कम हुए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। फरवरी 2022 में 615 करोड़ के मुकाबले फरवरी 2023 में आया 1102 करोड़ का राजस्व। हालांकि फरवरी 2022 में 10,379 के मुकाबले 2023 में 9,511 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। देश के टॉप शहरों में भी लग्जरी प्रॉपर्टी में बंपर बिक्री बरकरार, एनारॉक रिपोर्ट में जारी हुए आंकड़े। महिला दिवस पर खास शो। प्रॉपर्टी प्लस में रियल एस्टेट से जुड़ी महिला एक्सपर्ट्स ने साझा किए अपने अनुभव, इंडस्ट्री की चुनौतियों और संभावनाओं पर की चर्चा। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात रियल ट्रेंड्स की। एक श्लोक है, नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारास्ति। इसका मतलब है वुमन इज द परफेक्ट आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी। जाहिर है आप आज का टॉपिक समझ गए होंगे, महिला दिवस। जब हम महिला दिवस का जश्न मना रहे हों तो क्लारा जेटिकन को ना भूलें, जिनकी वजह से 1910 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नींव रखी गई। हर साल 8 मार्च महिलाओं के अधिकार की याद दिलाता है कि कैसे कड़े संघर्ष के बाद दुनिया भर में महिलाओं ने अपने हक हासिल किए और आज भी हासिल कर रही हैं। हमारा शो रियल एस्टेट सेंट्रिक है, लिहाजा आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसी है। घर बनाने में तो महिलाओं का अतुलनीय योगदान होता है, लेकिन इमारत बनाने में महिलाएं कैसे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। एक डेवलपर के तौर पर, इंजीनियर के तौर पर, आर्किटेक्ट के तौर पर कैसे महिलाओं का दबदबा बढ़ रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, पुरुष सत्ता के अधीन रियल एस्टेट सेक्टर महिलाओं को कितना स्वीकार कर रहा है। ऐसे ही तमाम बातों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंता एस रघुवंशी, प्रेसिडेंट नरेटको माही। हमारे साथ हैं अंकिता सूद, रिसर्च हेड हाउसिंग.com, और हमारे साथ हैं आयुषी अशर, डायरेक्टर अशर ग्रुप। बहुत स्वागत करेंगे आपका अनंता जी, अंकिता जी और आयुषी। तो सबसे पहला सवाल अनंता जी आपसे ही होगा। रियल एस्टेट में एक्टिवली एंगेजमेंट महिलाओं के लिए कुछ साल पहले तक शायद चुनौती था, लेकिन अब महिलाओं का दखल तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप इस सेक्टर में लंबे समय से हैं, आपको देखकर रियल एस्टेट में आने का महिलाओं को हौसला भी मिलता है। तो महिलाओं की भागीदारी को कैसे देखते हैं आप इस सेक्टर में? जी दीपक जी, बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्वेशन किया। जिस टाइम पे 1991 में मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया था, उस टाइम पे तो बिल्कुल ही विमेन नहीं होती थी रियल एस्टेट में। लेकिन आज खुशी होती है देख के कि जो यंगर लॉट है वो बहुत एक्साइटेड हैं ये चैलेंजेस लेने के लिए, और वो सोचते नहीं है कि ये बॉय गर्ल, they are a professional. Basically, they are willing to come out, compete, take on challenges and do what is required to be done. बहुत बड़ा हिस्सा इसमें सेक्टर के प्रोफेशनलाइज होने में भी है। रेरा से फायदा हुआ, डिमोनेटाइजेशन से फायदा हुआ, क्योंकि जहां एक लेडी घर के बाहर आ रही है वर्क करने के लिए, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि शी इज ईदर कमिंग टू अर्न रिस्पेक्ट और शी इज कमिंग फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और दोनों चीजों में एक मेंटल पीस और सिक्योरिटी, एक सेफ्टी एस्पेक्ट कि हाँ हम सही जगह जा रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा करेज चाहिए होता है इन सेक्टर्स विच आर ऑलरेडी ब्रांडेड एज बीइंग रिस्की। तो इस वजह से आई थिंक इस वक्त हम लोग बहुत अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। काफी हद तक यूनिवर्सिटीज का भी रोल है इसमें। मेरा अगला सवाल अंकिता आपसे होगा। हमने कई बार बात की है, आपकी रिसर्च काफ़ी कमाल की होती है। मुझे लगता है आपका शायद कंस्ट्रक्शन साइट से डायरेक्टली वास्ता ना पड़ता हो, लेकिन रियल एस्टेट के हर स्तर पर हमने देखा है कि पुरुषों का दबदबा ही देखने को मिलता है। आज रियल एस्टेट एग्जीक्यूशन या फिर सेल की बात करें, प्रॉपर्टी कंपनियों की बात करें, ओवरऑल महिलाओं के लिए कैसी एक्सेप्टेंस है और कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं? दीपक जी, मतलब कंस्ट्रक्शन, लाइक अनंता जी ने कहा, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में इतना पार्टिसिपेशन हमें नहीं दिखता है। कुछ सर्वे के हिसाब से अराउंड 10 to 15% जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं दे आर विमेन।
हाउएवर रेरा में काफी स्तर तक इसको केटर किया गया है। कुछ मैंडेटरी चीजें बोली गई हैं कि उनके लिए सुविधाएं हो, तो वहां पे पहुंचने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें, प्रोफेशनल स्फीयर की बात करें, तो जैसे अनंता जी ने कहा, एजुकेशन ने बहुत हेल्प किया है। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट सेक्टर में वेरियस कंस्ट्रक्शन को अगर हम छोड़ दें, तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रियल एस्टेट साइकिल जो रहता है, उसमें विमेन पार्टिसिपेशन काफी तेजी से बढ़ा है। अगर हम नार्स की बात करें, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, तो दीपक जी 65%, क्लोज टू 65% जो उनके रियल्टर्स हैं रजिस्टर्ड, वो महिलाएं हैं। तो हमें वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। हाउएवर कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्रोफेशनल आउटलुक में महिलाओं का दबदबा बढ़ ही रहा है। काफी महिलाएं सीनियर लीडरशिप पोजीशंस पे भी आ चुकी हैं, तो अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं ये कहूंगी कि अब ये एक मैटर ऑफ चॉइस भी है। बिल्कुल आयुषी, आपके पास आते हैं। आपका प्रोफाइल मैंने देखा, आपने अभी हाल ही में 2018 में रियल एस्टेट में कदम रखा है। जाहिर तौर पर आपका फैमिली बिजनेस है, लेकिन रियल एस्टेट में आने से पहले और अब काम करने के दौरान महिलाओं के लिए रियल एस्टेट में काम करने को लेकर आपका परसेप्शन कैसा था और अब कैसा है? जी दीपक जी, आपने एक्चुअली बिल्कुल सही कहा। मैंने 2018 में बिजनेस ज्वाइन किया। उसके पहले मैं यूएस में थी, वहाँ मैंने मेरी अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई की। और काफी डिफरेंस है जस्ट कल्चर में भी। जब हम अमेरिका से यहाँ आते हैं तो जो वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट है, वहाँ का वर्किंग स्टाइल है वर्सेस जो इंडिया का है, उसमें भी काफी डिफरेंस है। सो काफी चैलेंजेस और जो लर्निंग्स हम बोल सकते हैं, दोनों में काफी लर्निंग्स और चैलेंजेस होते हैं। सो बीइंग सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट फैमिली में, ऑफ कोर्स यू नो, एक सर्टेन सेट ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं जिसमें बैरियर टू एंट्री जो हम बोलते हैं, वो मेरे लिए काफी लो है। बिकॉज मैंने बचपन से आज तक मैंने यही बिजनेस देखा है, इसको समझा है। तो मुझे वो सारी चीजें ऑफ कोर्स थोड़ा कंपैरेटिवली बाकी लोगों से मेरे लिए इजी आई है। बट जिस तरह से मैं सोचती हूँ कि एनी सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन जिसकी हम बात करते हैं, वो सिर्फ देने से नहीं आती, वो अर्न करना पड़ता है। और रियल एस्टेट एक काफी टेक्निकल और ओरिजिनली काफी मेल डोमिनेटेड रहा करता था। इवन दो वो काफी टेक्निकल फील्ड है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। सो रियल एस्टेट को अगर हम एक तरह से देखें, रियल एस्टेट में काफी सब बिजनेसेस है। आप डिजाइन ले लीजिए, लीगल एस्पेक्ट ले लीजिए, सेल्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, नेगोशिएशन, ऐसे बहुत डिफरेंट वर्टिकल्स रियल एस्टेट के अंदर आ जाते हैं, जिसमें हर एक चीज में अब हम देखते हैं ये हर एक डिपार्टमेंट में विमेन आर स्टैंडिंग आउट एंड टेकिंग मोर ओनरशिप इन ऑल ऑफ दीज डिफरेंट वर्टिकल्स। और इसलिए रियल एस्टेट के लिए अब जो टारगेट होना चाहिए कि ये हम टैलेंट, करेक्ट टैलेंट हम किस तरह से ऑनबोर्ड कर सके और उसको कैसे हम और प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ा सके। आई थिंक दैट शुड बी द फोकस गोइंग फॉरवर्ड। अनंता मैम, हमने हाल ही में मुंबई में टाटा प्रोजेक्ट की एक साइट पर स्पेशल स्टोरी की थी, जो कि देश का अकेला प्रोजेक्ट है जहां पूरे प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन महिलाएं ही कर रही हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर इंजीनियरिंग, बिलिंग, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, लगभग सभी डिपार्टमेंट को महिलाएं ही रन कर रही हैं। और कमाल की बात यह है कि प्रोजेक्ट अपने तय समय से आगे चल रहा है। महिलाओं की भागीदारी एग्जीक्यूशन लेवल पर बढ़े, इसे लेकर नरेडको माही क्या प्लानिंग कर रही है? जी, इसमें दीपक जी, जैसे कि आपने कहा कि नरेडको माही इज द विमेन्स विंग फॉर नरेडको, एंड नरेडको हैज बीन वर्किंग फॉर, ये 25th ईयर है नरेडको का। इनफैक्ट आई फील सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि जब नरेडको का बर्थ हुआ था तब भी मैं थी वहां पे, और अब जब माही का बर्थ हुआ है तो उसकी भी मैं फाउंडर हूँ और प्रेसिडेंट हूँ। माही का बर्थ ही इसलिए हुआ है फॉर जेंडर इंटीग्रेशन इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। लेकिन बहुत ही ताज्जुब की बात है कि जब हमने शुरू किया था हम सिर्फ 5 फाउंडर्स थे, और उसके बाद हमने 30 और स्टार विमेन ढूंढी हम सब की तरह से, जो कि ये पूरी जर्नी कर चुकी थी। और उन 30 में फिर हमने रीजन्स में भी हमने अपना एक्सपेंशन किया, और 2 बहुत बड़े कॉजेस पे अब ये लेडीज वर्क कर रही हैं। एक तो वाटर सेविंग, ना सिर्फ जेंडर इंटीग्रेशन, लेकिन इन्होंने अपने आप से मिशंस भी हमने क्रिएट कर लिए,
और एक तो वाटर सेविंग और दूसरा स्किलिंग, और दोनों में आप हैरान हो जाएंगे नंबर्स सुन के कि ये नंबर्स कितने इंटरेस्टिंग हैं और कितने ये जोरदार नंबर्स हैं जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे सामने। तो बहुत ही पैशन के साथ ये सारा काम चल रहा है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो जितने भी ग्रुप्स हैं, एस्टैब्लिश्ड ग्रुप्स हैं, जेंडर की वजह से किसी को साइड में करना, ये ज्यादातर बड़े ग्रुप्स कहीं भी नहीं करते। और इसी के साथ मैं आपको एक जैसे 3 E's कह देती हूँ मैं, फॉर अ सिंपलिस्टिक थिंग: एजुकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स। ये 3 बहुत ज्यादा जरूरी हैं फॉर विमेन टू बी सीन एज अ लीडर, जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है। क्योंकि अगर ये 3 है तो देयर इज नो लुकिंग बैक, इज व्हाट आई फील। अंकिता, काफी कुछ अनंता मैम ने बताया। इससे एक कदम आगे की बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि आज जो बच्चियां रियल एस्टेट को करियर के तौर पर देख रही हैं, उनको आप क्या कहेंगे? क्या डूज एंड डोंट्स होंगे उनके लिए आपके अनुभव के हिसाब से? देखिए, सेक्टर कोई बहुत ही रिस्क भरा या खतरनाक सेक्टर नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो हमें इसको ऐसे परसीव करना छोड़ना पड़ेगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में महिलाओं का पार्टिसिपेशन, वी आर इक्वल। जैसे मैंने कहा, अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, एजुकेशन सबके लिए है, और उसके बाद अगर आपकी चॉइस है तो डेफिनेटली राइट नाउ इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर, आप देखिए कंसोलिडेशन हो गया है रेरा के बाद, तो बहुत ही स्ट्रेट जैकेटिंग, कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है सेक्टर का। तो अभाव किसी चीज का नहीं है। अगर आप अपनी पढ़ाई के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में एट डिफरेंट साइकिल्स, जैसे आयुषी ने कहा, there's नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन, there's डिजाइन, आप नेगोशिएशन में जाएं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएं, जो एक सॉफ्टवेयर एलिमेंट है। And we know that women are perceived to be, the front-facing negotiations. So आप various cycles में आप participate कर सकते हैं, और opportunities बहुत हैं। बिल्कुल अंकिता, भले ही मेट्रो शहरों में रियल एस्टेट एक कॉरपोरेट की तरह से काम करता है, लेकिन टियर 2, टियर 3 शहरों में अभी भी मैच्योरिटी नहीं दिखती है। वहां जेंडर गैप काफी नजर आता है। बहरहाल आयुषी, आपसे समझना चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन में कहीं कहीं काफी सख्त होना पड़ता है। साइट विजिट में कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि विनम्रता से काम नहीं चलता है। तो जो प्रैक्टिकल भी है, ऐसे में आप कैसे निपटती हैं कि इसके अलावा या किसी और तरह की चुनौतियां आप फेस करती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। कंस्ट्रक्शन में सख्त रहना ही पड़ता है, बिकॉज वो बहुत टेक्निकल फील्ड है। तो उसमें हम घुमा फिरा के कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैथ साइंस होता है, उसी तरह इंजीनियरिंग इज अ वेरी टेक्निकल फील्ड, और वो लॉजिक ड्रिवन होता है। सो आई थिंक सबसे पहला उसमें यही चीज होती है कि आपको समझना है। यू हैव टू टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। मैं फाइनेंस पढ़कर आई और मैं इंजीनियर के साथ, अगर मुझे वो सब्जेक्ट पर नॉलेज नहीं है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है कि मैं रिसर्च करूँ और अपने आप को उस टॉपिक पर एनलाइटन करूँ। वो समझने के बाद ऑफ कोर्स सर्टेन पैरामीटर्स हैव टू बी मेंटेन्ड, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होता है, जो टाइमलाइंस होती है सबसे ज्यादा, स्पेशली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। सो वो टाइमलाइन के रिगार्डिंग भी सख्त होना पड़ता है। वो मेरे हिसाब से इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ काफी सीनियर लीडरशिप भी है, जो ये सारी चीजों में हेल्प आउट करती है। मुझे थोड़ा टाइम लगा ट्रेन होने में, बट यू हैव टू गिव योरसेल्फ दैट टाइम आल्सो एंड दैट एफर्ट एंड देन टेक इनिशिएटिव। तो हमारी जो लीडरशिप टीम है, दैट इज सीनियर लीडरशिप टीम, इज आल्सो 50% वुमेन। एंड आई थिंक स्पेशली जो महिला का होता है वो डिटेल्स में बहुत अच्छी होती है, ऐसा मेरा मानना है, एटलीस्ट ऑल द वुमेन इन माय लाइफ। तो ये सारी जो नुआंसेस है, जो टेक्निकल डिटेल्स है, वो बहुत अच्छी तरह से, अगर लॉजिक बैठ गया तो वो बहुत अच्छी तरह से उसका तालमेल करके बिठा पाती है। बिल्कुल सही कहा आपने आयुषी। सेल्स, नेगोशिएशन समेत तमाम सारे ऑप्शन हैं महिलाओं के लिए रियल एस्टेट में। बहरहाल आज हमने विमेंस डे स्पेशल को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री की उन महिलाओं के साथ बातचीत की, समझना चाहा कि रियल एस्टेट में महिलाओं की भागीदारी कैसी है, कैसे बढ़ रही है, डेवलपर संगठन जेंडर इक्वलिटी को लेकर क्या प्रयास कर रहे हैं, कहाँ संभावनाएं हैं और कहाँ चुनौतियां हैं। नतीजा यह है कि पहले के मुकाबले सोच काफ़ी बदली है। अब रियल एस्टेट में महिलाएं लीड करती हुई दिख रही हैं। हालांकि ये मेट्रो शहरों में ही दिख रहा है, छोटे शहरों में अभी भी चुनौतियां हैं जो
धीरे धीरे शायद कम होती हुई दिखेंगी। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अनंता मैम, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अंकिता, और बहुत शुक्रिया आपका आयुषी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे नाइट फ्रैंक इंडिया की वेलनेस रिपोर्ट की बारीकियां। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और अब बात करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स की। नाइट फ्रैंक ने द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के आंकड़े जारी किए हैं। इस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर के अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी WHNIs कहां निवेश करते हैं, शौकिया तौर पर क्या खरीदना पसंद करते हैं। रियल एस्टेट को लेकर इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर ED गुलाम जिया साहब से जानते हैं। गुलाम सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, रिपोर्ट में $1 मिलियन बाय के मुताबिक 2018 से लगातार मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु का स्पेस बढ़ता हुआ दिखा है। बेंगलुरु का हाल ज्यादा बुरा दिख रहा है। क्यों इन शहरों में प्रॉपर्टी की वैल्यू कमजोर होती हुई दिख रही है? इसमें दो बातें हुई हैं। पिछले चंद सालों में अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट के दामों में थोड़ा बहुत कमी होती हुई दिखाई दी है। एक और वो सच्चाई है, और दूसरी तरफ डॉलर इटसेल्फ, डॉलर का जो रुपी के सामने कंपैरिजन है, उसमें हमारी करेंसी काफी डीवैल्यू होती दिखाई दी है। मतलब उसी डॉलर के सामने ज्यादा रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये दो कारणों की वजह से जो आप स्पेस देख रहे हो वो बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि उसी एक डॉलर में आप अगर पिछली बार जितनी जगह लेते थे, क्योंकि अब वो डॉलर रुपी के सामने और मजबूत हो गया, तो वो स्पेस बढ़ रही है। तो ये केवल प्राइस सॉफ्टनिंग या प्राइस की गिरावट के बारे में बात नहीं है, ये इंडियन रुपी के करेंसी डिवैल्यूएशन के साथ देखा जाए, और इनफैक्ट करेंसी डिवैल्यूएशन ज्यादा शेयर लेता है इस पूरे इवेंट में। ज्यादा शेयर करेंसी डिवैल्यूएशन का है, बनिस्बत प्रॉपर्टी प्राइस में जो कमी आई है वो उतनी नहीं है जितनी डॉलर में डिवैल्यूएशन में कमी आई है, इंडियन रुपी डिवैल्यूएशन। गुलाम सर, पीरी 100 इंडेक्स की बात करें तो भले ही हमारे शहरों की रैंकिंग बेहतर हुई है, लेकिन ROI के मामले में हम काफ़ी पीछे हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि UHNIs का फोकस भारतीय शहरों की तरफ कमज़ोर होगा, और क्या कारण है कि हमारे शहर कंपटीशन में दूर दूर तक टिकते नहीं हैं? अगर आपने जो टॉप रैंकिंग की बात की, उनमें दुबई या रियाद इस तरह के जो मकामात दिख रहे हैं, उनका एक रीजन ये है कि वहां पर लोगों का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो रुझान है वो बहुत बड़ा है, और उस कारण से डिमांड सप्लाई डायनामिक्स, प्राइस वहां पर बढ़ता दिखाई दिया है। अब आपका सवाल का दूसरा पहलू ये है कि क्या भारतीय UHNIs इंडिया के शहरों के बदले उन शहरों में क्यों ना निवेश करें। बात तो ये है कि एक तरफ आप अपने पैसे को बढ़ता तो देखना चाहते ही हो, लेकिन उसके दूसरी तरफ आपकी दूसरी वजूहात भी होती हैं इन मकानात को खरीदने के लिए। यानी अगर आपने अपना कोई कारोबार इनमें से किसी शहर में शुरू किया है, तो आपके लिए एक ज्यादा रीजन है वहां पर खरीदने का। और यही है कि हम जो इंडियन, हमारे भारतीय जो निवेशक हैं, वो चूंकि इंडिया में जो उनका मकाम है, जहां पे वो रहते हैं, वो उनका घर वो घर होगा जहां पर उनका बेस होगा, और इन शहरों में वो घर लिया जाएगा जो शायद बिजनेस या वेकेशन या एजुकेशन या हेल्थ केयर के लिए ही खास तौर से लिया जाएगा। तो जो रीजन या कारण है निवेश का, वो पैसे की बढ़ोतरी के साथ साथ ये सब भी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे शहरों को, इन शहरों की ग्रोथ की या वहां पर ज्यादा प्राइस इंक्रीज होने के कारण डरने की आवश्यकता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोग इंडिया के, भारत के शहरों को छोड़कर वहां जाकर निवेश करेंगे केवल इसलिए कि वहां पर ग्रोथ अच्छा है। दूसरी वजूहात का भी इन सब के साथ में चलना बहुत जरूरी है। गुलाम सर, UHNIs का रियल एस्टेट में निवेश को लेकर क्या ट्रेंड दिख रहा है? रेजिडेंशियल, इक्विटी, कमर्शियल, ऑफिस या फिर रिटेल, कहां ज्यादा निवेश करते हुए दिख रहे हैं? UHNIs का जो फोकस खास रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा हमने देखा है वो ऑफिसेज में दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑफिस में रिटर्न बेहतर है, और ये अगर हम इसी चीज को जो सारी दुनिया के निवेशक के साथ कंपेयर करें, उनके साथ इसकी तुलना करें, तो ये दिखाई देगा कि भारतीय निवेशक को कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में रुझान ज्यादा पाया जाता है बनिस्बत रेसिडेंशियल या रिटेल के। सो भारतीय निवेशक जो UHNIs हैं, उन्होंने रियल एस्टेट में खास तौर से चुना है कमर्शियल रियल एस्टेट को, क्योंकि वहां के रिटर्न, एनुअल रेंटल रिटर्न्स रेसिडेंशियल के बनिस्बत काफी बेहतर है। उसके बाद रिटेल और रेसिडेंशियल भी आ जाती है, लेकिन फोकस
हमारे भारतीय यूएचएनआईज का कमर्शियल रियल एस्टेट पे बन रहा है। बिल्कुल, यानी निवेश के तौर पर यूएचएनआईज का फोकस कमर्शियल सेगमेंट में बना हुआ है। लेकिन एक और बात गौर करने वाली यह है कि हाउसिंग में ग्रोथ के मामले में जो रफ्तार दुबई जैसे शहरों में देखने को मिल रही है, वो रफ्तार हमारे शहरों में नहीं दिख रही है। जाहिर है उसके तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन भारत में भी टॉप शहरों में घरों की बिक्री अलग अलग कहानी कह रही है। बहुत शुक्रिया करेंगे गुलाम सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो आप हमें ज़रूर लिखिए। बाकी प्रॉपर्टी प्लस में मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए नमस्कार।